आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, लेक्चर नंबर 1। ग्रेविटेशन के बारे में पहले जानते हैं, कहाँ पढ़ा था? 9th क्लास में, है ना। सबसे पहली बार न्यूटन के बारे में, न्यूटन साहब ने बताया था ग्रेविटेशन के बारे में क्या, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर कोई मास है m1 m2 और उनके बीच की कोई दूरी है r, है ना, और ये जो डिस्टेंस है वो उनके सेंटर से होती है ना। कोई भी स्फेरिकल बॉडी लिया था, उसमें 9th क्लास में इतना ही लिखा हुआ है यार, डिटेल नहीं लिखा हुआ है। तो बोला गया था कि इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है, किसी प्रकार का रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। मतलब कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका अगर मास एग्जिस्ट करता है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक होता है स्ट्रांग होता है? वीक होता है ना। और इसको डिफाइन कैसे किया गया था? इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था? उन्होंने कहा था कि भैया जो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास of the two body जो कि m1 m2 है, and it is inversely proportional to the square times of the distance between them। तो कहते थे F directly proportional to the m1 m2 upon r square, है ना। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक नया टर्म आता है, तो कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल वर्ड का मतलब ये होता है कि ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। इसको कैपिटल G भी कहते हैं, ठीक है। चलिए जरा आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। क्या लिखा हुआ भैया? कह रहे हैं जो डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, द वे ऑफ लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड इज ऑफन कंसीडर्ड एज द पैराडाइम ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व, जिस तरीके से खोज हुई वो क्या है? देखिए पहला, द हाइपोथेसिस अबाउट प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। और कब दिए थे? 1473, तो पैदा भी नहीं हुए थे, 15 से 43 के बीच में। द केयरफुल एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द प्लैनेट एंड द सन बाय द टाइको ब्राग, है ना। क्या है? 1546 से। वैसे देखा जाए एक कंट्रोवर्शियल बात ये भी है कि हम लोग नहीं मानते हैं कि ये लोग ने खोज किया, क्योंकि हमारे ग्रंथ में पहले से लिखा हुआ है, वो तो उससे भी पहले आ गया, है ना। वैसे देखा जाए तो काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आप क्या है ना, हम लोग थोड़ा सा दिखावा वाला सिस्टम नहीं करते हैं इंडियन, है ना। तो हम लोग ज़्यादा क्लेम चक्कर में नहीं है। इवन बासमती राइस हमारा और जो है अमेरिका का पेटेंट हो रखा है, उस पर भी केस चल रहा है बहुत सालों से। तो इसमें हम लोग पीछे रहे, चालाक नहीं थे हम लोग, सीधे भोले वाले थे, है ना। ज्ञान दे दो किसी को फ्री में, किसी से क्लेम मत करो। हाँ क्या? 1410 में पहले ही हमारे किसी साइंटिस्ट ने कर दिया भाई, वो तो जो भी है उसका कोई वही फैक्ट नहीं है, तो हम लोग बात नहीं कर सकते उस पर। लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूँ। एनालिसिस ऑफ द डेटा एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द एम्पिरिकल लॉ बाय जॉनसन केपलर, यही केपलर्स लॉ जो कहते हैं हम लोग, है ना। 1571 से 1630 के बीच में, ठीक। द डेवलपमेंट ऑफ जनरल थ्योरी बाय आइजैक न्यूटन, यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो किस पर आधारित होगा ये? केपलर्स के प्लैनेटरी मोशन के 3 नियम होते हैं, है ना। वो 3 नियम के ऊपर आधारित है कि नहीं। चलिए पढ़ते हैं आगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो एक छोटा सा एनिमेशन है, देख ही लो इसको, है ना। ये क्या है? F21 F12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, अट्रैक्टिव फोर्स है ये। अट्रैक्टिव फोर्स पहले ही बता दिया ना मैंने, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। देखो इसको कौन खींच रहा है? ये दोनों। क्या अभी तो पहचान ही रहोगे ये क्या है ना, पेप्सी कोला कैन, है ना, कैन ही तो है वो। तो ये दोनों कैन एक दूसरे को क्या, इनका मास तो होगा m1 m2, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक। अच्छी बात क्या है? ये सिलेंड्रिकल शेप का, ऊपर सर्कुलर दिख रहा है तो सेंटर भी दिख जाएगा अपने को। तो सेंटर से दूरी होगी वो कितनी होनी चाहिए? जो भी सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या माना गया है? r। ये वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, इस पे इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला देखना है, Fg = g m1 m2 अपॉन, ठीक है। अब चलिए मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिख लीजिए फटाफट। It states that, देखिए स्टेटमेंट लिखिए, that every particle in the universe attracts all other particles with a force which is directly proportional
to the product of their masses, to the product of their masses and inversely proportional square of distance between ठीक है ठीक क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या फिर f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन जो भी फोर्स लगेगा वो इक्वल और अपोजिट होगा ठीक है इसके लिए किसके बराबर F के बराबर जितना फोर्स आपका बॉडी 1 लगाएगा बॉडी 2 पर उतना ही बॉडी 2 लगाएगी बॉडी 1 के ऊपर ठीक है नोट करके लिखो एक बात जो जनरली नहीं पता होती हम लोग को this formula is applicable देखो only for spherically symmetric masses or point mass अब इसमें एक कंट्रोवर्सी है अब मैंने कह दिया कि स्फेरिकली सिमेट्रिक मास होना चाहिए या तो पॉइंट मास होना चाहिए तो लोग कहेंगे कि यार ये टेबल तो स्फेरिकल नहीं है तो क्या इनके वजह ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा है लग रहा है इसीलिए तो एक टॉपिक पढ़ा जाता है सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे कैसे हम पहले सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसी बॉडी सॉल्व करने का तरीका क्या है हम पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करेंगे तब हमें उनके बीच की डिस्टेंस मिलेगी क्योंकि अगर नॉन सिमेट्रिकल बॉडी रहेगी तो आर जो बोला गया है सेंटर टू सेंटर वो चीज नहीं सेटिस्फाई करेगी समझ में आया कि नहीं आया तो ये अगर एक प्रॉब्लम है तो एक सोल्यूशन भी हमारे पास है सेंटर ऑफ मास जिसकी मदद से हम आसानी से किसी भी शेप ऑफ बॉडी के लिए सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब हम लोग यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और किसी एक प्लेन के अंदर देखेंगे कैसे ये एक डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ध्यान से देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया m1 को लोकेट कर दिया एक कार्टेशियन प्लेन में ठीक जहां पर उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया r1 और m2 को हमने कर दिया r2 से ठीक है तो कैसे करेंगे देखो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है F = gm1 m2/r2 अभी भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की डायरेक्शन नहीं है बट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी तो हमें वेक्टर को फॉर्म में करना है तो हमें पोजीशन वेक्टर से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा तो लिखो पहले यहाँ पर लेट r12 सबको डिफाइन कर रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू और r12 क्या हो जाएगा r12 जिसको अभी भी नहीं आ रहा है कैसे सिखाया था मैंने अपन कहां से कहां को जा रहे हैं तो r2 से कहां जा रहे हैं m2 रिस्पेक्ट में है ना तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी
मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जगह फाइनल पोजीशन का होगा r1 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा r2, तो ये r12 क्या हो जाएगा r1 माइनस r2। इस तरीके से r21 निकालना है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपन कहाँ जा रहे हैं, 2 पर जा रहे हैं, कहाँ से 1 से, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो r2 माइनस r1। इसको क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में मतलब वहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, r21 रिप्रेजेंट करता है r2 माइनस, मतलब ये डायरेक्शन हो गई r21 और ये डायरेक्शन हो गई r1। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट लिखिए F21 वेक्टर फोर्स ऑन m2 by m1। और F12 क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यूज करते हैं फॉर्मूला, तो लिखने जा रहा हूं मैं F12 क्या हो जाएगा G m1 m2 अपॉन, ठीक है। मुझे ये बताइए जरा, किसको ये बात से कष्ट है कि अगर मैंने इसे लिख दिया r12 वेक्टर इज इक्वल टू r21 वेक्टर, किसको इस बात से कष्ट है, सबको आ रहा है? जो ये दूरी है वो तो फिक्स है ना, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इनके बीच की डिस्टेंस इधर रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डायरेक्शन आप किधर जा रहे हो, वो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन किधर से किधर को जा रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूँ F12, तो पढ़ो जरा F12 क्या है, फोर्स ऑन m1 बाई m2। तो फोर्स ऑन m1 क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्या इसकी डायरेक्शन तो m1 से m2 है, m1 से m2। अगर हमने इसमें यहाँ पर लिख दिया, अगर डायरेक्शन क्या चाहिए हमें, पोजीशन वेक्टर की r21 की चाहिए थी ना, हमें क्या चाहिए था r21, लेकिन यहाँ तो 12 के साथ है ना। तो अगर अपने को लिखना ही है कि नहीं मुझे r12 लिखना है, तो r21 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ r12, है कि नहीं है। तो कैन आई रिप्लेस विद दिस, यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने कहा यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ पर r12 का यूनिट वेक्टर रख दो, क्यों, क्योंकि सिर्फ मुझे डायरेक्शन चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। फिर मुझे पता है इसका अगर स्क्वायर भी कर दूंगा अपन तो क्या ही हो जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ना, तो r12 का स्क्वायर। लिखना क्या चाहिए मुझे लिखना क्या चाहिए, क्या मैं यहाँ पे r21 लिख सकता हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ r21 स्क्वायर? दोनों का मैग्नीट्यूड है, पहली बात तो अगर नहीं बात ठीक कह रही हो तुम, लेकिन गलत भी कह रही हो। नीचे क्या होता है, डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी प्रकार की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या, मुझे डायरेक्शन नहीं तो बात हो रही है। लेकिन अगर लिखना हो प्रॉपर तरीका जो होता है, कहता है कि जो भी कंपोनेंट लिखो वो इसके डायरेक्शन में लिखो। अब F12 की डायरेक्शन में सिर्फ r21 है, ठीक, आपने ऊपर जो किया ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने वहाँ डायरेक्शन के लिए किया, तो डायरेक्शन के साथ तो चलता है, लेकिन यहाँ लिखना चाहिए, तो यहाँ तो अपने को r21 लिखना चाहिए था ना, सही तरीका तो वही होता। मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव भी रखना है तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड तो इसका ही आएगा, बिकॉज वही फोर्स की डायरेक्शन में है। तो क्या ये गलत है जो लिख दिया मैंने? नहीं, गलत नहीं है। रीजन क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सिर्फ अगर नोटेशन और डायरेक्शन की बात करें तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ नोटेशंस के लिए ये लिख सकता हूं, ठीक है।
तो ये ज़्यादा बेटर किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम ये लिख के चले आओ जो मैंने लिखा तो कोई काटने वाला नहीं है, पढ़ा लिखा टीचर कभी नहीं काटेगा। सर R12 क्योंकि मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया उधर बगल में। हाँ तो R12 जो ऊपर लिखे हैं यूनिट वेक्टर माइनस साइन लगाया है ना, अगर ये माइनस हटा के R21 लिखते हैं R21 लिख दोगे तो नोटेशन मैच नहीं करेगा। अब देखो गलत प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, फिर तुम्हारा ये जब पुट करोगे वैल्यू तो ये नहीं मैच करेगा। हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए ना सर, नोटेशन भी तो मैच करनी चाहिए। ठीक, इसीलिए इसको फॉलो करने के लिए यहाँ करेंगे। माइनस साइन से भी आंसर तो वही आएगा ना, माइनस का सिग्निफिकेंस ही वही रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आंसर आ रहा है उसका अपोजिट है, जो भी आंसर आ रहा है उसका ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से अगर यूनिट वेक्टर को हटाएंगे तो यूनिट वेक्टर को हटाने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आप उसके वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड अंदर वेक्टर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस जी m1 m2, ये हो जाएगा r12 वेक्टर, r12 वेक्टर और डिवाइडेड बाय व्हाट, यहाँ आ जाएगा r21 q, r21। ठीक, इसी प्रकार से आप f21 को भी सॉल्व कर सकते हैं। F21 मैं नहीं लिखने वाला, वो आप खुद लिखोगे। ठीक है, तो F21 आप लिख लेना, मैं यहाँ पर एक नोट लिखवाऊंगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, नहीं वो तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। चलो बेटा एक स्लाइड हट कर देते हैं। चलो देखो, नोट करके लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, लिखिए यहाँ ऐसे लिखना सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। क्या अर्थ है इसका? पहला लिखिए, लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ F12 वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ F12 वेक्टर इज अपोजिट टू द R12 वेक्टर। सेकेंड क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स is attractive in nature। कैसा होता है? attractive। यही दो बातें जो है इसका सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब है, लिखवा दे रहा हूँ, ये मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। सिमिलरली F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन R12 q, हो जाएगा R21 डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ठीक है, तो F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 सिमिलरली। ये सब लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर एक बार समझ लिए मुझसे तो फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत, ये कहाँ पढ़ा था? पहले ही पढ़ा दिया यार, मोशन प्लेन के अंदर पोजीशन वेक्टर जब पढ़ाया था, और उसके बेसिक में भी पढ़ाया है, वेक्टर भी पढ़ाया है, कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो 12th वाले हैं वो ये नहीं कह सकते कि भैया हमें नहीं मौका मिला, इलेक्ट्रोस्टैटिक खूब पढ़ाया। ठीक है, मैग्नेटिक में खूब पढ़ाया, कितना पढ़ोगे पोजीशन वेक्टर? So gravitational force is equal and opposite between two bodies, particle, masses, जो भी लिखना है लिख लो। ठीक है, डन। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। ठीक है, क्या बात करेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लिखिए, हेडिंग लिखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? क्या क्या बोला तुमने? 6.1 गलत। 6.02 इन SI
जी होता है 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। मैं बिल्कुल भी इसके ड्राइव नहीं करूंगा बिकॉज मैंने ये फिजिकल वर्ल्ड के बाद यूनिट डायमेंशन के अंदर खूब कराया, इतनी बार हो गया है कि अभी खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट CGS, देखिए इसकी CGS इन CGS सिस्टम 6.67 × 10⁻⁸ यहाँ क्या जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा यार? डायमेंशन तो बता ही सकते हो यार तुम लोग कम से कम। क्या होगा m - 1 L3t - 2। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये तो, वेक्टर होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना जी। हाँ, अरे कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर या वेक्टर? क्यों पाऊनी? स्केलर की वेक्टर? इसके नाम में ही कांस्टेंट है यार। इतना सिंपल सवाल था यार ये। जितने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पढ़े आज तक, जितने भी पढ़े होंगे, अगर पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन, कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो अगर पढ़ा होगा तो हर जगह कभी आज तक ऐसा कोई क्वांटिटी आया जिसमें वेक्टर आया? बेटा ध्यान से पावनी, छोटी छोटी बातें तो याद समझनी होनी चाहिए ना। कांस्टेंट जितने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट हो, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी के नाम में ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि किसी प्रकार का वेरिएबल नहीं हो सकता है। अगर वो वेक्टर हो गया तो वेक्टर में डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाएगा। डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट रहेगा कहाँ? वो यूसीएम पढ़ा था हम लोग ने। स्पीड का मैग्नीट्यूड आप कांस्टेंट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना है। वैसे अब ऐसे सवाल आते नहीं हैं, लेकिन एनटीए का कोई भरोसा नहीं, सिर्फ नीट के लिए, जेईई में तो नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, किसने इसकी वैल्यू खोज करी थी? जी की, लिख लीजिए। किसने? नहीं, लिखिए हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं। और कैसे करा था एक्सपेरिमेंट, कौन सा है? अगर ये पूछ दिया किसी ने, लिख लो टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। बाई ठीक है, आप कर सकते हैं, क्वेश्चन करें। अरे घर भी नोट्स बना लेना, सवाल कर लो। अभी सवाल कोई नोट नहीं करेगा, आंसर चाहिए मुझे, घर पे जाके करना नोट। 2 spherical ball of mass 10 kg each are placed 100 meter apart. Find the gravitational force of attraction F is equal to gm1m2 upon r square। कितना आया? 6 पॉइंट, हाँ सही है। क्या आएगा इसका आंसर? अब इतने सरल क्वेश्चन आपको मैं नहीं करा सकता। ठीक है, बस मैं वैल्यू पुट करूंगा और आपको करना है बाकी घर। सब कुछ एसआई में दिया हुआ है, इसलिए तो और नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे घर पे आराम से तो सब हो जाएगा। बस इसको ऊपर ले जाना है, सॉल्व ही हो गया। अब तो ये जाएगा -2 ऐड हो जाएगा, -13 आ जाएगा। ठीक है बड़े भाई, इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट बेकार सा क्वेश्चन था वो। 2 पार्टिकल ऑफ मास 1 kg 2 kg आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। सीजीएस में ट्रैप है,
ध्यान देना, assuming that the only force acting on the particle are their mutual gravitational force, find the initial acceleration of the heavier particle. तो क्या इनिशियल एक्सेलरेशन बताओ, तो F इक्वल टू ma होता है, पहले F निकालोगे फिर उसके मास से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हैवियर मतलब 2 की बात कर रहा है, तो ये तेरा हो गया m1 और ये हो गया तेरा m2। तो पहले तू F निकालेगा जो कि gm1 m2 अपॉन 50 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -4। कैसे किया, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर 15 10 की पावर -2 करोगे, होल स्क्वायर करोगे तो 50 का स्क्वायर 10 की पावर -2 का स्क्वायर होगा 10 की पावर -4। ऊपर वैल्यू पुट कर लेना, क्या है 6.67 10 की पावर -11 इंटू 1 इंटू 2 क्या ही होता है 2 होता है ना, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4। मैंने सबसे अच्छा तरीका सिखाया सिंप्लीफाई करने के लिए, -4 है यहाँ पर -11 है, कितना बचेगा -7। इतनी स्पीड में क्वेश्चन करना होता है भैया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 50। सब जगह से 10 को अलग करो, 5 को अलग करो और डिवाइड करके आंसर निकालो, कितना आया, ये आएगा 5.34। कितना है बेटा 26 नहीं 2.67 10 पावर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब उसमें नहीं, मतलब -11 किया ना लोगों ने इसकी, नहीं तो वो करो, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हैं ना सर, कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो गलत नहीं है तुम्हारा। ठीक है, अब फोर्स निकल गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से A = F/m। F तो दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट होता है, किसी पे भी निकाल लो, और अपॉन क्या हैवियर बॉडी m2 मतलब F/2 करना है, तो वो आंसर रहा 5.34 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइड बाय 2 कर लो यार। ठीक है, इतना ही करना था, 5.3 करके सॉल्व कर लो, कितना है 2.67, इसी को डिवाइड किया बस मैंने। ठीक है, 2.67 10 की पावर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो तुम्हारा जो आ रहा होगा 10 की पावर -11 आ रहा होगा ना, हाँ ठीक तो है, ठीक किया है। 26 में आएगा तो एक बढ़ जाएगा ना, डन, सबको आ गया। नेक्स्ट, 2 स्टेशनरी पार्टिकल, कोई क्वेश्चन नोट नहीं करेगा भैया, सबको आंसर निकालने पे दौड़ भागना है, क्वेश्चन घर पे कर लेना नोट यार। 2 स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ masses m1 m2 are at d distance apart, a third particle lying on the line joining the particle experiences no resultant force। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जिसने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उससे पढ़ा उसके लिए तो और आसान है। ये हो गया तुम्हारा बीच में तीसरा पार्टिकल, मतलब एक बार इधर लग रहा होगा अट्रैक्टिव, एक इधर, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो रहा होगा 0। ठीक है, मतलब इक्वल लग रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम m1, इसको मान लेते हैं x, ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया m, खत्म, इतना ही करना है। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है, ये d, ये कितना हो जाएगा d - x। क्लियर कट क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे उस पे इक्वल कर दोगे इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, क्वेश्चन करते ही आंसर आ जाएगा। यही तो इक्वल करोगे ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, फिर जो कॉमन है वो कट जाएगा और सिर्फ आपका एक ही अननोन है x निकल जाएगा। इतना क्वेश्चन आसान था ये, मतलब हो नहीं आ ही सकता बेटा ऐसे, हमें x निकालना है ना। अरे क्वेश्चन तो पढ़ ले भाई, इतना भी तेज नहीं करना है, क्वेश्चन ही भूल गए। एक कुछ होते हैं बच्चे ना, वो क्वेश्चन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, जो मुझे आता है मैं वही करूंगा बाकी आगे पीछे कुछ भी हो, ऐसा भी नहीं करना भाई। लिखा है व्हाट इज द, इसलिए मैंने x यहाँ पे ही लिया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया पावनी, समझ में आया? 2 लोग थे, उनके बीच किसी को बैठा दिया, उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कि ऐसा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा होगा, वो कहीं नहीं जा रही है ना, ऑब्जेक्ट जो बैठा हुआ है वो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पहला जाएगा F1 इज इक्वल टू F2, ये F1 इधर कर देता हूँ, ये F2 इधर कर देता हूँ। F1 इज द फोर्स ड्यू टू M1 ऑन स्मॉल m, F2 इज द फोर्स ड्यू टू M2 ऑन स्मॉल m। दोनों की वैल्यू इक्वल अपोजिट होगी तभी आपका रिजल्टेंट 0 आएगा। F1 की वैल्यू क्या जाएगी, G
कैपिटल M1 m अपॉन x स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा G M2 m अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर, जो कट जाए वो काट दो, है ना। सर d स्क्वायर बाय 2 सर d बाय 2 कैसे dy 2 आएगा, अभी हम कर रहे हैं, कभी जिंदगी में नहीं आएगा, हमें तो नहीं दिख रहा, पता नहीं कैसे a माइनस b का होल स्क्वायर है यहाँ भैया, रूट में आएगा आंसर। m1 काट दिया क्या भैया, तुमने भी काट दिया होगा। नहीं, हमने पहले काटे थे लेकिन नहीं आ रहा तो हमने उन लोग चेंज किया। अरे सेम हुआ, आई नीड टू इसने बहुत बढ़िया, इतने इंटेलिजेंट हो, क्या करेंगे, पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा, सबको रीअरेंज करना पड़ेगा, m1 m2 के फॉर्म में आंसर आएगा विथ d के साथ, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ d माइनस एक्स अपॉन एक्स, देखो न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर, तो मैं इनको एक ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर मैं एलसीएम को स्प्लिट कर लूंगा। dy में आ रहा रूट m1 m2 by m1 plus 1, फिर से क्या बोला तुमने, d by रूट में m2 by m1 plus 1। नहीं नहीं गलत है, नहीं सर इतना ही आ नहीं नहीं गलत है, अभी हम कर रहे रहा है। हैं, सर सेम ही जैसे अभी हम कर रहे हैं, देखो देखो, ठीक है। तो यहाँ कैसे आ जाएगा, यहाँ पे अगर एलसीएम स्प्लिट कर लेंगे तो जाएगा d बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अपॉन, अब सर d माइनस x अंडर रूट रूट लगेगा, हाँ सर, प्लस 1 उधर जाएगा, हाँ प्लस 1 जाएगा, तो आप, तो तुम क्या बता रहे हो, तो ये x की वैल्यू बता रहे हैं सर। सर d सही किया माइनस फिर। x अंडर हाँ सही बता रहे हैं सर, m1 अपॉन dy में आएगा क्योंकि x मल्टीप्लाई जाएगा उधर, फिर d के रूट m1 ऊपर फेंक देना, आंसर सही हो जाएगा, हाँ ठीक है। सही, हमने x की वैल्यू बताई है, ठीक हाँ है। तो वो सही तुमने बताई, लेकिन गलत तरीके से लिखा होगा। नहीं सर, अभी देखो तुम्हारी वाली सॉल्यूशन कर रहे हैं, गलत तुम एकदम नहीं करीब थे, है। गलत नहीं है, बट द रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो नहीं है आपका, रिक्वायर्ड फॉर्म कभी भी डिनोमिनेटर में इतना रूट नहीं रखेगा, ये सिंपल सी बात है, कभी भी एग्जामिनेशन में जाओगे ऐसे आंसर मिलेंगे ही नहीं, मैं गारंटी अभी से ले रहा हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाइड आंसर होना चाहिए, ठीक है। सर इस शॉर्ट फॉर्म लाइक वीएम का है। शॉर्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d बाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट भी अलग कर दूंगा मैं, 9th में पढ़ा था, अंडर रूट a अपॉन b अगर होगा तो रूट a अपॉन रूट b कर सकते हैं, हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब सिर्फ एलसीएम लूंगा मैं, तो सर ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं ना सर। हाँ 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 कर सकते हैं मालिक, कर सकते हैं, इससे कौन पता नहीं है। ठीक। अब पलट दो इसको, क्या आ जाएगा, x अपॉन d इज इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन m1 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सर एक में ही कर दे रूट, एक में ही कर दोगे रूट, अलग कर लो अलग कर दीजिए, एक में कर दीजिए, तो उससे क्या दिक्कत है, उससे क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, m2 अलग अलग है, नहीं हो सकता। रूट टू हो सकते हैं ना कि रूट टू रूट थ्री। क्यों सोनाली, कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 सही है, और रूट 5 भी सेम है, पढ़ रहा है कोई तो पढ़ रहा है क्लास में, कहीं बाकी लोग नहीं पढ़ पाए, ऊपर और नीचे में हमने छेड़ा है थोड़ा सा आंसर, लेकिन ध्यान सिर्फ एक का है, बाकी लोग सो रहे हैं, बहुत बारीक सा है, इसीलिए अब इतना बारीक क्यों किया, इससे पता चलता है कि अटेंशन किसकी कितनी है, जिसकी अटेंशन लो कभी नहीं देख पाएगा, वो तो हम ब्रह्मा है उसके लिए, जो कहेंगे सब सही कहेंगे, क्योंकि रूट 2 प्लस रूट 3 को अगर एक रूट में कर देंगे रूट 5 बन जाएगा, रूट 5 कभी भी बराबर नहीं हो सकता रूट 2 प्लस, सही है, ये सही है, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट ये करो,
3 masses each, मतलब ये देखो ये सब प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, ये सेम फॉर्मूले बेस्ड है, एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है अभी तक, तो कुछ और तो पूछूंगा नहीं, लेकिन उसी को इस्तेमाल कितने अच्छे से कर सकते हो ये तुम्हारी कैपेबिलिटी के ऊपर है। और इसमें वेक्टर लगेगा, थोड़ा सा वेक्टर लगेगा बस, वो भी अगर तुम चाहोगे तो एलिमिनेट कर दोगे, वो भी अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 masses ऑफ ईच ऑफ इक्वल मास कैपिटल M, तीनों का मास बराबर है इधर 1 2 3, ठीक है। प्लेस एट 3 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A, सबकी साइड मतलब बीच का गैप मतलब पता डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज A, जो आपके एडसेंट रखे हुए हैं, ठीक। डायगोनल तो निकालना आता ही होगा, स्क्वायर का √2a हो जाएगा, है ना, तो बस वेक्टर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ए यूनिट मास, यूनिट मास मतलब छोटा स्मॉल मास है, ठीक है, ऑन द फोर्थ कॉर्नर। तो हमें क्या करना है, तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है बॉस, F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, और जो कि डायरेक्टली हो जाएगा आसानी से। ये वाला मास इसको इधर खींचेगा, ये वाला मास नीचे खींचेगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। 90 डिग्री पर ना होता तो दिक्कत होती। और सबसे अच्छी बात क्या है, इतना स्मॉल है इसका सोल्यूशन कि भैया आइडेंटिकल मास है ना यार, ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल, जितना बल ये लगा रहा है उतना ही बल तो ये भी लगा रहा है, इसीलिए इसका एंगल भी बिना वेक्टर छुए बता सकते हैं, 45 डिग्री पे आएगा। कितने पे आएगा, 45। मैंने कितना आसान सिखाया है कि दो ए और बी वेक्टर है 90 पे प्लेस हैं, और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड ए और बी का सेम हो गया तो रिजल्टेंट हमेशा 45 डिग्री पर होगा, और उसको भी निकालना कितना आसान, √a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे थीटा कितना है, cos 90 0, मतलब √a² + b², ab भी इक्वल है, तो √2a आ गया आंसर। क्या आ गया, √2a। तो मतलब यहाँ रिजल्टेंट जो आ रहा है √2f आ रहा है, जो भी इनके बीच में एक का फोर्स निकाल लो, √2f यहाँ लिख दो, और यहाँ पर एक ही फोर्स ही है, ठीक। इसका भी आंसर वर्बली कर दें, देखो ये आ जाएगा GMM अपॉन क्या आएगा यहाँ पर, r की वैल्यू लगेगी √2a, तो √2 का a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2a², 5/2 GM खत्म, आंसर ऐड कर दो सब, ठीक है, इतना ही करना था, ठीक है। तो पहले वाले का ही बोल देता हूँ, वर्बली बोल देता हूँ, देखो ये आ जाएगा GMM कैपिटल M स्मॉल m अपॉन a², और √2 टाइम्स है तो √2 टाइम्स GMM अपॉन a², और इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है GMM अपॉन 2a², तो इसका मतलब आगे आपका सब बाहर निकाल लो, बचेगा क्या, √2 + 1/2, यही तो बचेगा, √2 + 1/2, परफेक्ट बता दें, देख लो प्रूफ कर देते हैं। देखो ध्यान से आराम से, जो बोल रहा हूँ वही सही बोल रहा हूँ, तुम सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। अरे भाई F net = √2f, ये किसका बल है, ये और इस साइड का बल, ये तो तुम्हें दिखा, प्लस अब मैं निकाल रहा हूँ डायगोनल वाले फोर्स का, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, ठीक है भाई, यही तो होगा रिजल्टेंट ना, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका लिख रहा हूँ, देखो √2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन a², इसका लिख रहा हूँ √2a का होल स्क्वायर। देख भाई ये पूरा कॉमन है, आंसर है, बस इतना ही तो करना था, आंसर आ गया, ठीक है। और अभी मैं स्मॉल m को भी लिमिट कर दूंगा, कैसे, क्वेश्चन लिखा हुआ है यूनिट मास, यूनिट मास, ठीक है, सिंस स्मॉल m इज यूनिट मास, यूनिट मास मैंने कितनी बार पढ़ा है, यूनिट कहीं सुन लो, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर है। किसको किसको दिक्कत हुई बताइए, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ पूरा वापस से, कोई जल्दी नहीं है मुझे। सरफराज, सत्यम, महक, ऑनलाइन बच्चे पूछिए, आप लोग पूछिए भाई जितने लोग हैं। वेक्टर में नहीं होता है तो वेक्टर में तो इसमें बस नाम का वेक्टर है भाई, इसमें क्या वेक्टर लगाया तुमने, नहीं, वेक्टर जब नहीं होता, वेक्टर नहीं होता तब भी वैसे ही आंसर आता, हमने वेक्टर को खारिज कर दिया, वैसे ही वेक्टर को तो हमने वैसे ही खारिज कर दिया बोलते बोलते, हाँ ठीक है। हाँ भाई पूछिए, नहीं आया तो पूछ लो हर्षित, कोई चीज़ अगर कहीं को बहुत ज़्यादा जल्दी किए इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई शर्म की बात नहीं। क्या भाई पावनी, नहीं आया तो दोबारा बताएंगे, ऐसा कोई जल्दी थोड़ा ना है, बताओ आ गया कैफ, अरे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब गधे ही हैं, टेंशन कोई बात ही नहीं है, सबसे बड़े गधे तो हम खुद हैं, काहे लिए टेंशन ले रहे हो, सबसे बड़े हाँ, तो पूछो बताओ भाई, आ गया तुमको, आ गया कि नहीं
ये ठीक था। मतलब ये कर क्या रहे हो तुम? अबे छोड़ो, नोट्स तो बनी जाएगी भाई, ये पढ़ लो पहले, नोट्स के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे हैं? को पता है ना कौन कहाँ जा रहा है। चलो ठीक है, ठीक। देखो देखो देखो, कोई इतना टाइम वेस्ट मत करो भाई, ठीक। एक स्क्वायर, पहले क्वेश्चन कैसे दिया, अगर फिगर ना दिया होते तो फिगर कैसे बनेगा? पहले स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लिखा है कि नहीं? स्क्वायर बना लेंगे अपन। इसकी साइड लेंथ कितनी दी हुई है? ये भी दिया हुआ है, ठीक। और क्या है, कह रहे हैं कैपिटल एम 3 वर्टेक्स पे रिप्लेस कर दो, यही तो बोला है ना, 3 कॉर्नर्स मतलब 3 वर्टेक्स। तो मैंने कहा एक यहाँ प्लेस कर देते हैं, एक यहाँ प्लेस कर देते हैं और एक, ठीक है। इनके बीच का फोर्स नहीं पूछा, कैसे बदला, लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन। ऑन ये जो आगे है इसका मतलब है किसी और की बात हो रही है, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। ऑन यूनिट मास, यूनिट का मतलब कितना हो गया, मास कितना हो गया 1। प्लेस एट द फोर्थ कॉर्नर, बचा कौन सा, ये वाला। मैंने यहाँ पर 1 ना लिख करके लिख दिया स्मॉल m। मैंने कहा बाद में पुट कर देंगे वैल्यू, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो भैया आप एक चीज बताइए कि जब भी फोर्स और अट्रैक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और किसी दो के बीच में ही लग रहा है, तीसरा नहीं होता है इसमें, एक बार में सिर्फ 2 मास। तो मैंने क्या किया, इनके बीच का फोर्स निकाल लिया, फिर इनके बीच का फोर्स निकाल लिया। अब मैंने देखा इनके, क्योंकि बोला गया था कि सेंटर टू सेंटर आपको स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करनी है, वही डिस्टेंस आपको मैटर करती है। तो जब मैंने देखा भाई ये वाला मास इसके डायगोनली है ना, डायगोनल डिस्टेंट है, तो यहाँ पर डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है स्क्वायर की, निकालना आसान है, पाइथागोरस। ये हाइपोटेनस हो गया, एक परपेंडिकुलर एक बेस, इसकी वैल्यू भी a, इसकी वैल्यू भी a, कितना आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना आ गया √2a। तो ये डिस्टेंस भी मैंने पहले ही निकाल ली ताकि बाद में करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। मैंने देखा भाई जो यहाँ फोर्स लगेगा वही यहाँ लगेगा, ऐसा क्यों बोला मैंने देखा ये मास सेम, ये मास सेम है ना, लगाने वाले दोनों आदमी सेम चाइनीज हैं, आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब है कि एक निकालूंगा और दोनों का फिर रिजल्टेंट निकाल लूंगा। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने देखा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो मुझे याद आया दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो रिजल्टेंट कहाँ आता है 45 पर, और यहाँ पर डायगोनल जो होता है वो भी तो 45 पर ही होता है। यानी कि मुझे एक और संतुष्टि मिल गई कि जो ये तीसरा वाला बंदा है, जो ये फोर्स इसने लगा रखा है F1, इसी लाइन पर एक और फोर्स आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी अभी निकालना बाकी है। तो मैंने कहा बाद में निकालेंगे वैल्यू, पहले मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू भी कितनी है F और इसकी वैल्यू भी कितनी है F। क्यों? क्योंकि दोनों चाइनीज हैं, सेम एक जैसे लगेंगे। तो मैंने कहा इसका अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला सर ने बताया था कैसे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कितना है 90, cos 90 0 होता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। इसकी वैल्यू भी a, इसकी वैल्यू भी a, मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर से क्या आएगा √2 आएगा। तो ये आ जाएगा भैया यहाँ पर 2a स्क्वायर, बाहर किया a को तो √2a। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया, ये होगा a को रिप्लेस कर दिया विद द f। तो मैंने फिर से इस डायग्राम में, ये तो मैं अपने दिमाग में कर रहा था ना, तो मैंने कहा ये f कर लो, ये f कर लो, तो क्या बन जाएगा ये √2f। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हमने ये काफी चीजें दिमाग में करी, तो मुझे एक फायदा हो गया, मुझे कुछ भी सॉल्व करने के बिना सॉल्व किए मुझे ये मिल गया रिजल्टेंट। और टोटल फोर्स क्या होगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको जोड़ दो। तो मैंने कहा बस ध्यान ये देना है कि जितने फोर्स लग रहे हैं वो एक ही लाइन पर होने चाहिए। तो मैंने देखा तो एक ही लाइन पर कैसे बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पर है ना, ये √2f बैठा हुआ है और उसी पर f1 बैठा है, तो दोनों को सिंपल क्या करना है, एडिशन करना है। जब मैंने लिख लिया उसके बाद मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो f का वैल्यू कितना है, कोई भी एक ही सॉल्व करना है, तो ये क्या जाएगा gm स्मॉल m और अपॉन में दोनों के बीच की दूरी कितनी है a का स्क्वायर, ठीक। तो ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इनके बीच की दूरी, तो √2a का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, क्या बन गया 2a स्क्वायर। फिर मैंने ध्यान से देखा इसमें और इसमें कॉमन क्या था, gmm अपॉन a स्क्वायर, बाहर निकाल लिया भैया, तो बचा गया यहाँ पर √2 + 1/2। फिर मैंने ध्यान दिया तो यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, क्या होगी 1। क्या बता रहे थे, तो m की वैल्यू क्या थी 1, जब मैंने पुट कर दी तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, g कैपिटल M अपॉन a स्क्वायर, ठीक है जगह √2 प्लस, यही इसका आंसर, इतना ही करना था, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो
Two particles each of equal mass move along a circle of radius r. Under the action of their mutual gravitation attraction, find the speed of each particle. हो जाएगा, जल्दी करो. क्वेश्चन समझ में ना आया तो पूछ लो हमसे. बोल रहे हैं कि दोनों जो मोशन कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कर रहे हैं, और जब भी सर्कुलर पाथ पर कोई फ्लो मोशन करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है. ठीक, तो सर्कुलर पाथ में अट्रैक्टिव फोर्स लगाना है, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे होंगे बड़े भाई, है ना. हर इंस्टेंट पर जब ये मास यहां पहुंच जाएगा, ये मास यही एक्चुअल में इनको बांधे हुआ है सर्कुलर पाथ पे. ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी mv² अपॉन r की 2r. r, अरे गलती मत कर देना यार, हम उकसाते हैं बस, थोड़ा तो ध्यान रखो. फॉर्मूला पढ़ाया हमने, वहां डायमीटर लिया था क्या जो यहाँ ले लोगे. ये सेंट्रीपिटल की बात कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, अब लगा लो जो लगाना है. ठीक है, 4r स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक m यहाँ से निपटा दो. ठीक है, g की वैल्यू हमें क्या निकालना था, v निकालना था ना, वो तो जाएगा. यहाँ से एक r और इसको अपन लिखते हैं 4r स्क्वायर. ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, gm अपॉन 4r. अभी भी नहीं कर पाओगे, हो गया ना, तुम्हारा आ गया था. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट करें. 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m are situated at the vertices of an equilateral triangle. बहुत बढ़िया. स्क्वायर से आप कहाँ आ गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर. ठीक है, अब साइड क्या है A. The only forces acting on the particle are their mutual gravitational force. It is intended that each particle moves along a circle while maintaining their original separation A. Determine the initial velocity that should be given to each particle and the time period of the circular motion. अच्छा सवाल है, दोबारा समझ लो. ठीक है, आप पहले ऐसे समझो, मैं उल्टा समझाता हूँ. ठीक है, एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहे हैं 3 पार्टिकल. ठीक है, देख रहे, कलाकारी देख रहे, यही सब सिस्टम है. ठीक है, अब तीनों इस तरीके से मोशन कर रहे हैं. अगर इन दोनों कनेक्ट कर दें, मैंने उल्टा कर दिया उन्होंने, तो क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल. ठीक है, थोड़ा इसको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए मैंने ऐसा किया. बात तो भी वही होगी ना, तो इनके ऊपर भी फिर से वही सेंट्रीपिटल लग रहा होगा, लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, जो कि इसके सेंट्रॉइड पर होगा. होगा कि नहीं होगा, बनेगा. तो ये जो r है इसका, वो सेंट्रॉइड नहीं हो जाएगा. जो r है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, वो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल नहीं होगा. होगा कि नहीं होगा. तो जिसको सेंट्रॉइड निकालने आता है वो कर लेगा. जल्दी करो. सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है, अरे 9वीं कक्षा काश पढ़ ली होते. देखिए, अगर साइड कितनी है, a है तो a/√3. ठीक है, ये आपका OA है, ये रहा O, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C. अब कर लोगे. तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन तीनों के पेयर का कुछ ऐसा हो रहा होगा रिजल्टेंट
वो सेंट्रॉइड पे लाई कर रहा होगा, सेंट्रॉइड वाली लाइन पर लाई कर रहा होगा वो फोर्स, तभी वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉजिक वही पुराना वाला लग रहा है। अगर बोला गया है कि सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसका कारण इन्फ्लुएंस कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका मतलब है कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जो सेंट्रॉइड वाली लाइन है इस पर आ रहा होगा रिजल्टेंट फोर्स। हाँ, 3 लोग हैं तो किसी एक को ही बकरा बनाएंगे एक बार में, 2 को तो नहीं बनाएंगे, 2 लोग तो उस पर बल प्रयोग करेंगे ना। तो जैसे पीछे 4 थे, है ना, 4 में से 3 मिल गए और तीनों मिलकर के बल लगा रहे थे, रिजल्टेंट निकाले, स्क्वायर वाला केस। इस बार इक्विलैटरल है तो कोई भी 2 का जो पेयर होगा वो तीसरे पर जाएगा कि नहीं जाएगा, है कि नहीं। चलो भैया देखो फिर से वापस से, तो इसका मतलब क्लियर है। क्वेश्चन क्रैक करने का सिंपल तरीका है कि अगर सर्कुलर आ गया तो वापस से ये चीज तो अब जो मतलब हल्का पढ़ना चाहता है उसके लिए रटने वाले जो हैं टिप सेंट्रिक वाले सेंटीमीटर में ढूंढना करना, ठीक। और ये ढूंढो कि कैसे सेंटीमीटर वाली लाइन पर फोर्स को लेकर के आए, 2 चीज, ठीक। तो यहाँ पर 3 लोग हैं तो कभी भी किसी भी एक पर 2 लोग मिलकर बल लगाएंगे, उसका रिजल्टेंट कहाँ आना चाहिए, सेंट्रीपिटल वाली लाइन पर आना चाहिए, तभी ये जो वैल्यू होगी रिजल्टेंट की यही हो जाएगी आपकी इक्वल टू mv²/r। सिमिलरली जब आप इधर करेंगे इधर भी आएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल कोई एक जगह तो नहीं लगेगा, वो हर जगह लगेगा ना। 3 लोग मोशन कर रहे हैं तो तीनों बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जितना इस पे लगेगा उतना इस पे लगेगा उतना इस पे लगेगा, बिकॉज यही तो बाकी के तीनों मिलके एक दूसरे के कॉस बन रहे हैं। मतलब ये दोनों का पेयर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का पेयर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का पेयर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रिजल्टेंट, है ना, क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन पार्टिकल। तो हमने ए के लिए कर दिया, हमने क्या कर दिया, ए के लिए सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पढ़ते हैं हमेशा से, कौन सा भाई, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अच्छा यहाँ थीटा दिया हुआ है, अपोग नहीं दिया हुआ है, थीटा दिया तो है भैया, इक्विलैटरल एंगल बोल दिया, थीटा 60 डिग्री है। अब तो कर लो सॉल्व, अब तो कर ही लोगे ना। ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, अच्छा ये तो मैं कह दूं आंख बंद करके FAB = FAC, ये तो बोल सकता हूँ ना बॉस। अरे मास भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो gm²/a², ये भी gm²/a², तो टाइम वेस्ट उस पे मत करना, तो f को सीधे बाहर निकाल लेना। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा, FA will be equal to √FAB² + FAC² + 2FAB का होल स्क्वायर लिखने जा रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि FAC² = FAB²। अरे FAB = FAC ना, तो मैं इससे करूंगा क्या, सब तरफ से कॉमन लेकर उसको बाहर ही कर दूंगा, तो इधर हो जाएगा 1 + 1 + 2 cos 60, क्या आएगा 2 cos 60, इससे स्पीड बढ़ जाएगी ना, टाइम बचेगा हम लोग का। फिर कर लीजिए सॉल्व, तो क्या आएगा, cos 60 क्या होता है, √3/2, 1/2, 2 भी कट गया तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3, √3 आ गया बाहर, क्या FAB, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख दें क्या आ जाएगा, √3 gm²/, लो भाई सॉल्व भी नहीं करना पड़ा आपको। बहरहाल मैं ये करूंगा, ठीक है, मैंने ये वर्बली बोला है लेकिन मैं पूरा करूंगा। ये मिटा दूं, मतलब जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए मैं जल्दी बता देता हूँ, बाकी तो दोबारा तो अपन बताएंगे ही, हाँ भागेंगे, घर भी जाना होता है ना, रास्ते में नहीं मिल गए तो बहुत हीरो बन रहा था, इधर आ चाहते है ना। FA will be equal to what, √FAB² + FAC² + 2FAB FAC cos 60, ठीक भैया, cos 60 होता है 1/2, ठीक। यहाँ लिखूंगा सिंस FAB = FAC, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ विद F, तो क्या हो जाएगा, √F² + 2F² cos 60, cos 60 1/2 गुड करने वालों को, F² को कॉमन लेके बाहर निकाले तो आ गया बाहर F, बचा 1 + 1 + 2 × 1/, क्या आ गया, √3F, जो कि कितना आ गया, ठीक है, ठीक है भैया। अब इसको मैं इक्वेट कर दूंगा विद द mv²/r, ठीक है।
दिस इज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियस कितना हो जाएगा a/√3, ये रेडियस है, ठीक है। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में फिर कौन आएगा, तब तक के लिए पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा mv²/r, कोई बात नहीं यार, चलो देखो भाई पढ़ लो यार, इतना कष्ट ले रहे हैं तुम लोग के लिए। mv²/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3, यही लिखना बाकी था, √3gm²/a²। कोई एसी चला दो यार, तो बर्न हो गए। आर की जगह क्या आ जाएगा √3 भी कट ही जाना यार, हाँ ये भी कट जाएगा gm/, यही पूछा था ना, टाइम पीरियड भी तो पूछा है, स्पीड निकल गई, टाइम पीरियड निकालो, ठीक तो निकाल लोगे ना, 2πr/v, सरकमफरेंस डिस्टेंस अपॉन, अरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफरेंस और सर्कल 2πr हो गया, अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, t = 2πr/v, a/√3, और v की वैल्यू कितनी आई थी √gm/, एक ऊपर भेज देंगे, है ना। ये ऐसे लिखते हैं 2πa/√3, ये हो जाएगा a/√gm, ठीक है। अब इसको भी अंदर फेंक दो, आंसर ऐसा दिखेगा 2πa/3gm, ये हो गया तेरा। ए को अंदर ले जाएंगे तो a² बन जाएगा, ए को अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा a², ये हो गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। डन। चलो ये क्वेश्चन करो, टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज ऑफ अ सर्टेन मेटल आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग, है बेटा नदीम एमसीक्यू उठाओ जरा तुम पीछे से। प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ देयर रेडियस। अच्छा मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि इनके बीच का जो बल है वो उनके रेडियस के 4 टाइम, मतलब r⁴ के बराबर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नहीं वो भी अगर सेवा कहो तो किया जाए तुम्हारी है, सड़क पे नाले में कहीं मिलोगे तो अच्छा लगेगा ना, नाम रोशन हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।